हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस के पेपर 6 के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पीवाईक्यूज हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 23-24 टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस या प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आंसर इज द बजट ऑफ द उत्तर प्रदेश फॉर द फिजिकल ईयर 23-24 डेमोन्स्ट्रेट्स अ कमिटमेंट टू फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स रेजिडेंट्स। तो जो उत्तर प्रदेश का बजट है demonstrates a commitment to fostering economic development, enhancing overall quality of life for its residents. Infrastructure development, being a cornerstone of progress, often receives significant attention and allocations in the state budget. तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये इस तरीके से बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए, और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम कॉर्नर स्टोन कह सकते हैं। किसी भी प्रोग्रेस का कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर जो है वो कहा जा सकता है। ऑफन रिसीव्स अ सिग्निफिकेंट अटेंशन एंड एलोकेशंस इन द स्टेट बजट, और इसी कारण से स्टेट बजट के अंदर एक मेजर चंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है। की प्रोविजंस जो हैं बजट के अंदर जो इम्प्रूव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर जो है विशेष बल दिया गया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया है। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया है। पावर एंड एनर्जी, बिना पावर बिना एनर्जी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी, फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है काम किया गया है। और उसके बाद कंक्लूजन में हम बताएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, a substantial allocation for the development of transportation infrastructure including the construction and maintenance of the roads, highways and bridges. A special emphasis on enhancing connectivity in both urban and rural areas to facilitate efficient movement of goods and people. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी अगर रहेगी तभी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फास्टर बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, हेल्थ और एजुकेशन सभी को काफ़ी तेज़ी से जगहों पे पहुंचाया जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ द की, it is the most important factor. Then the urban infrastructure, considerable fund directed towards the urban infrastructure project encompassing smart city initiatives, sewage, sanitation system, waste management and beautification projects to ensure sustainable as well as well planned urban growth. वही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए भी रखा गया है, फोकसिंग ऑन द रूरल कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी जो है, रूरल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपग्रेडिंग एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गांव देहात के अंदर जो है कनेक्टिविटी, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज़। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो पूरा मॉडल है APJ अब्दुल कलाम का, उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। पावर एंड एनर्जी, एंड adequate provision for the development of power infrastructure including investments in the power generation, distribution and renewable energy. तो यहाँ पर adequate provisions for the development of power infrastructure including investments in power generation, distribution
and renewable energy projects to ensure reliable and sustainable energy supply. Education and the healthcare infrastructure. Substantial investment in education and healthcare infrastructure with fund directed towards the construction and improvement of school, college, hospital and healthcare center. Initiatives to enhance the accessibility and the quality of education and the healthcare services. फिर अगला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स टू इनहेंस डिजिटल लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट. अगर हम बात करें इसकी कंक्लूजन में, तो बजट फॉर द उत्तर प्रदेश फॉर द फिस्कल ईयर demonstrates a commitment to comprehensive infrastructure development, addressing the diverse needs of both urban and rural specific. The specific allocations and the provisions can be obtained from the official budget document released by the state government. These initiatives are poised to contribute significantly to overall socio-economic development and improve the quality of life for the उत्तर प्रदेश resident. तो ये जो आंसर है इसको हम इस साल के बजट के लिए भी रख सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन अगर आता है 25-26 के लिए, तो सेम इस आंसर को भी कंटिन्यू किया जा सकता है. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो की है, कॉर्नर स्टोन है किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता क्या क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड एनर्जी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के अंदर इन सारे मेथड्स से हम डेवलप कर सकते हैं स्टेट को, और जिससे कि ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीसेंट इनिशिएटिव्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट. तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को जो है हम अट्रैक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हम अचीव कर सकें. The government of Uttar Pradesh has demonstrated a proactive approach to the economic development by introducing several recent initiatives aimed at attracting investment to the state. तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये काफ़ी जागरूक है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहती है ताकि अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे राज्य को प्राप्त हो सके. These initiatives reflect government commitment to creating a conducive business environment, fostering growth and generating employment opportunities. तो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये है कि बाहर से कंपनीज जो हैं वो आएंगी यहाँ पर, अच्छा व्यापार करने का अगर एनवायरनमेंट सरकार उनको प्रोवाइड करती है और अच्छा बिजनेस अगर वो कर पाते हैं तो हमारे राज्य के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी. तो रीसेंट इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला है उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट्स. फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज़, फिर सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स. चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. पांचवा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज. तो अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करना है तो गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं. पहला कि बिजनेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट हमको प्रोड्यूस करना होगा, फिर अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, तो ये उसके लिए उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट्स. फिर प्रमोशन पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेंडली होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. फिर उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, तो प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है. फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना पड़ेगा, जैसे कि कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावर अच्छा होना चाहिए, बैकअप
लाइट, फिर वाटर का कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, मतलब वाटर अवेलेबल होना चाहिए, फिर रूल रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए, फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि हमारे राज्य के लोगों को ही जो है रोजगार मिले, जिसकी वजह से जो लेबर है वो सस्ता पड़ेगा। फिर ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्टर कर रहे हैं स्टार्टअप्स और बिजनेसेस, तो उनके लिए इजी हो यहाँ पर व्यापार करना, वरना वो किसी दूसरे जगह चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज भी होनी चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री लीडर्स, policy makers and potential investors to interact. The summit showcased the state's potential across various sectors and highlights investment opportunities. तो इस इन्वेस्टर समिट्स के थ्रू जो है ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश है ये एक बेनिफिशियल ग्राउंड बनेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अगर व्यापार करेंगे तो उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्यों पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज, उत्तर प्रदेश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, reduce bureaucratic hurdles, enhance ease of doing business. These policies aim to create the favorable environment for both domestic and international investors. तो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी इजी होने चाहिए, ताकि कंपनीज को व्यापार करने में उतनी दिक्कतें ना हो या दिक्कतें ना हो। जैसे टैक्स रिड्यूस किया जा सकता है, लैंड एक्विजिशन में आसानी हो, उनको ईज़िली इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिल सके, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। Sector specific initiatives, the government has implemented sector specific initiatives tailoring policies to unique needs of key industries. This approach includes incentives, subsidies and targeted measures to attract investment in sectors such as manufacturing, information technology, agriculture and renewable energy. तो किस सेक्टर के लोगों या किस सेक्टर के व्यापारियों को किस तरीके का ग्राउंड चाहिए, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल कराना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स। Infrastructure development, significant infrastructure has been allocated for the infrastructure development, including transportation, logistics, industrial zone. The focus on enhancing industry infrastructure aims to provide a robust foundation for business, making the state more attractive to potential investors. अगला है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। द गवर्नमेंट हैज़ prioritized skill development program to enhance the employability of the local workforce. By investing in training and upskilling initiatives, Uttar Pradesh aims to create a skilled labor pool that meets the demand of the industries. Online business registration, streamlining administrative processes. The government has introduced online platform for business registration and permits. This initiative reduces red tapeism, making it easier for entrepreneurs and business to establish and operate in the state. तो ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने की वजह से जो है गवर्नमेंट के जो हर्डल्स होते हैं, रेड टेपिज्म है और ब्यूरोक्रेसी के जो अड़चने हैं, उन सबको दूर किया जा सकता है एक क्लिक के ऊपर। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैव बीन established to assist business in navigating regulatory processes. These agencies serve as a single point of contact, providing information, support, facilitating services to investors. So dedicated investment promotion agencies have been established to assist business in navigating regulatory process. These agencies serve as a single point of contact, providing information, support and facilitating services to investors. अगर कंक्लूजन की बात करें तो recent initiatives of the Uttar Pradesh government showcase concrete efforts to position the state as
an attractive investment destination. By focusing on the policy reform, sector specific strategies, infrastructure development, and skill development, the government aims to create a thriving business environment that fosters economic growth and prosperity. Now, moving to the next question, question number 13. What are the key initiatives and strategies undertaken by the government of Uttar Pradesh to promote social forestry in the state? तो सामाजिक वनीकरण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और स्ट्रेटजीज जो हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं? ये 2023 में 200 वर्ड्स 12 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि वनीकरण, सामाजिक वनीकरण को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके. The government of Uttar Pradesh has recognized a crucial role of social forestry in environment conservation, rural development and sustainable resource management. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि सामाजिक वनीकरण से जो क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण विकास जो है वो होगा, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट होगा. द स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजीज टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री एमिंग टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इन ट्री प्लांटिंग, एफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप. Key initiatives and strategies for the promotion of social forestry. वन महोत्सव एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव. तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये वन महोत्सव एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है ये चलाती है. फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या करवाया जाता है. एग्रो फॉरेस्ट्री promotion, distribution of sapling and seeds, promotion of medicinal plants, watershed management program, awareness and training programs. तो वन महोत्सव एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव. The government organizes annual tree plantation drive. So government organizes annual tree plantation drive such as Van Mahotsav to raise awareness about the importance of afforestation. These events encourage mass participation involving communities, schools and other stakeholders in plant sapling across the state. तो वन महोत्सव और ट्री प्लांटेशन ड्राइव में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एनुअल ट्री प्लांटेशन ड्राइव सच एज वन महोत्सव. ये जुलाई के महीने में होता है, जो जुलाई का पहला हफ्ता होता है उसमें ये वन महोत्सव. टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एफॉरेस्टेशन. These events encourage mass participation involving communities, schools and other stakeholders in planting sapling across the state. Community participation involvement. Social forestry initiative emphasizes the active participation of local communities by involving villagers, community groups, government promoters and sense of ownership and responsibility for the planted tree, fostering long-term sustainability. Agroforestry promotion, encouraging agroforestry practices that integrate trees and agricultural crops. These approach not only enhances biodiversity but also provide additional income sources to the farmers through the cultivation of timber, fruit and other marketable products. Agroforestry promotion.
तो एग्रोफॉरेस्ट्री प्रमोशन में agroforestry practices that integrates trees with agricultural crop. These approaches not only enhance biodiversity but also provides additional income sources for farmers through cultivation of timber, fruit and other marketable products. Distribution of sapling and seeds. The government distributes free subsidized saplings and seeds to individual farmers and community group interested in participating in social forestry initiative. This helps overcome financial barriers and encourage wider adoption. Promotion of medicinal plant. तो मेडिसिनल प्लांट्स का प्रमोशन करने के लिए तो emphasizing the cultivation of medicinal plant as a part of social forestry initiatives. This dual purpose approach supports environment conservation while providing communities to access to the valuable medicinal resources. Watershed management program integrating social forestry with watershed management program integrating social forestry with the watershed management program to address water scarcity and soil erosion issues. Tree planting in crucial watershed areas help in maintaining water table and improving overall ecosystem health. Awareness and training program. Conducting awareness campaigns and training programs to educate local communities about benefits of social forestry, sustainable forest management practices, and the importance of biodiversity conservation. The government of Uttar Pradesh has adopted the multi-phased approach to promote social forestry, recognizing its importance in environment conservation and rural development through community participation in forestry, awareness campaign, and sustainable practices. The state aims to create a green resilient landscape while empowering local communities. अगला क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट. द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश has been actively promoting horticulture as a key sector for economic development, recognizing the potential of horticulture in generating income, improving rural livelihood, and contributing to overall agricultural growth. The state has implemented several facilities and initiatives to support the development of horticulture. तो क्या मेजर फैसिलिटीज़ जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है ताकि हॉर्टिकल्चर को, वानिकी को बढ़ावा दिया जा सके. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्टिवली प्रमोट किया है हॉर्टिकल्चर को एज अ की सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन जनरेटिंग इनकम, इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड. जो ग्रामीण आबादी है उनकी जीविका में इम्प्रूवमेंट होगा अगर वनीकीकरण को वानिकी को बढ़ावा मिलेगा. And contributing to the overall agricultural growth, the state has implemented several facilities and initiatives to support the development of horticulture. Major facilities for the development of horticulture in Uttar Pradesh. तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो हॉर्टिकल्चर मिशन ले आया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज ले आया किया गया है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, establishment of horticulture park, cold storage processing facilities, market linkage promotion. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी तरीके के अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात की जाए तो उसमें एग्रीकल्चरल जैसे मिशन हो जाएगा, यहाँ हॉर्टिकल्चर मिशन है, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडीज़ दी जाएंगी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया जाएगा, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क, फिर कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, एंड द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट लिंकेज प्रमोशन. तो हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हॉर्टिकल्चर मिशन aimed at promoting the systematic and the holistic development in the sector. This mission often involves strategic planning, resource allocation, and targeted intervention
to enhance horticultural activities. Financial assistance and subsidies. Financial assistance and subsidies are provided to the farmers and entrepreneurs engaged in horticulture. This includes subsidies for the purchase of equipment, tool, high yield seed, and other input essential for the horticulture practices. Technology adoption. The government encourages the adoption of modern and innovative horticultural technologies. This include promoting precise precision farming, greenhouse cultivation, drip irrigation, and other advanced techniques to improve productivity and the resource efficiency. Research and extension services. Support for the research and development in horticulture through agriculture universities and research institutions. The government facilitates the dimension of knowledge and technology through extension services, training program, and workshop for farmers. Establishment of horticulture park. Setting up horticulture park or cluster that serves as hub for various horticulture activities. These parks often provide infrastructure expertise and conducive environment for farmers and entrepreneurs to engage in the horticulture related venture. Cold storage and processing facilities. The establishment of the cold storage facilities and processing units to address post harvest losses and ensure availability of horticultural produce throughout the year. This infrastructure supports farmers in maintaining the quality of market value of their produce. Market linkage and promotion. So, facilitating market linkage for the horticultural products includes tie-ups with retail chain, exporters, and agribusiness companies. The government promotes the horticulture produce through marketing campaigns and participation in national and international trades events. अब बात करते हैं कंक्लूजन की. तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ implemented a comprehensive set of facilities and initiatives to foster the development of horticulture in the state by addressing various aspects from technology adoption to market linkage, risk mitigation. Government aims to create a thriving horticulture sector that contributes significantly to the state agriculture and the economic growth. तो कंक्लूजन के अंदर हमको एक चीज़ ये देखना है कि बेहतर करके हमको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लेकर करना है. ये कंक्लूजन के अंदर हम डालेंगे. अगला क्वेश्चन जो है, क्रिटिकली एनालाइज द करेंट इनिशिएटिव्स एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश. क्रिटिकली एनालाइज the current initiatives and future prospects of bioenergy development in Uttar Pradesh. The exploration and utilization of bioenergy has gained prominence in the integral component of the sustainable development. तो बायो एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और भविष्य में क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ताकि बायो एनर्जी डेवलपमेंट हो सके. The exploration and utilization of bioenergy has gained prominence in the integral component of the sustainable development. तो अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमको बायो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा. In Uttar Pradesh, the government has initiated several measures to promote bioenergy recognized in its potential to address energy security, environmental concern, and rural development. Current initiatives for the bioenergy development. तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट है इसने कई सारे मेजर्स लिए हैं ताकि बायो एनर्जी को प्रमोट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए उसके पोटेंशियल को, टू एड्रेस एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड द रूरल डेवलपमेंट. तो इन करंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो क्या लिए गए हैं. तो बायो एनर्जी पॉलिसी, सबसे पहले तो हम पॉलिसी लेकर के आएंगे. बायोमास प्लांट्स, बायोगैस प्रोडक्शन, ethanol production from sugarcane, promotion of energy crops. फिर critical analysis. critical analysis में हम देखेंगे challenges in the feed stock availability, technology and infrastructure gap, economic viability
पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या हैं? तो फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी गैप है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिकली बहुत पीछे है इंडिया, उत्तर प्रदेश। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और जो पॉलिसी बनी है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं होता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाएगा, इंटीग्रेशन विद एग्रीकल्चर जो है ये होगा। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो करेंट इनिशिएटिव्स फॉर द बायो एनर्जी डेवलपमेंट। तो बायो एनर्जी पॉलिसी, तो बायो एनर्जी पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने फॉर्म किया है पॉलिसी को, टू गाइड एंड encourage the development of bioenergy projects. Policy outlines incentives, regulation and roadmap. Policy outlines incentives, regulations and roadmap for the integration of the bioenergy into the state energy mix. Biomass, biomass power plants. The establishment of the biomass power plant has been a key initiative. These plants utilize agricultural residue, organic waste, depleted energy crops to generate electricity. The government has incentivized private investment in biomass power project. Biogas production. The promotion of biogas production from organic waste, animal manure, and sewage has been actively persuaded. This not only addresses the waste management issue but also provide clean and renewable source of energy for cooking and electricity generation. Ethanol production from sugarcane, leveraging the abundant sugarcane resources in the state. Uttar Pradesh has emphasized ethanol production. This aligns the national biofuel policy, contributing to the reduced reliance on fossil fuel and supporting the agricultural economy. So ethanol production from sugarcane, leveraging the abundant sugarcane resources in the state, Uttar Pradesh has emphasized ethanol production. This aligns with the national biofuel policy, contributing to the reduced reliance on the fossil fuel and supporting the agricultural economy. Promotion of energy crops, encouraging and cultivation of energy crops such as jatropha and sweet sorghum from for biofuel production. This promotes the sustainable agriculture, enhance rural income and contribute to the bioenergy feedstock availability. अब critical challenges क्या है? तो challenges in the feedstock availability. The availability and the consistency of the feedstock for bioenergy production remains a challenge. Dependence on the agricultural residue and organic waste necessitates effective collection and supply chain mechanism which may face logistical issues. Technology and infrastructure gap. Despite advancements, there are technology and infrastructure gap in the bioenergy production. Upgrading and investing in the state of art technology and infrastructure are essential for maximizing the efficiency of bioenergy product. Economic viability. The economic viability of bioenergy projects, especially in comparison to the conventional energy sources, uh, is a critical factor. Ensuring competitiveness in terms of cost and return on investment is crucial for sustainable growth in the bioenergy sector. तो economic viability क्या है? The economic viability of the bioenergy project, especially in comparison to the conventional energy sources, it is critical factor. Ensuring competitiveness in terms of cost and return on investment is crucial for sustained growth in the bioenergy sector. Policy implementation challenges. The effective implementation of the bioenergy policy and incentivizes requires robust governance mechanism, streamlining approval processes, ensuring policy coherence, and addressing bureaucratic hurdles are crucial for the success of the bioenergy initiative. Future perspective, diversification of feedstock, exploring and incorporating a diverse range of feedstocks
including agricultural and the forestry residue, energy crops, and municipal solid waste, can enhance the sustainability and the reliability of the bioenergy production. Technological innovation, continued investment in research and development for the innovative technologies such as advanced biofuel and biorefineries can significantly improve the efficiency and the competitiveness of the bioenergy. Public private partnership, encouraging the public private partnership can mobilize resources, expertise, and technology for bioenergy projects. Collaboration with the private sector can expedite the scale up bioenergy initiatives. Integration with agriculture, integrating bioenergy production with agriculture through afforestry and energy crop cultivation can create synergies. This approach not only contributes to the bioenergy but also enhance rural income and support sustainable land use practices. Uttar Pradesh initiatives in bioenergy development significantly a proactive stance towards the renewable energy and sustainable practices. While progress can be made, has been made, addressing challenges and maximizing future perspective required a concrete effort. With continued policy support, technological advancement, and strategic collaboration, the state can harness the full potential of bioenergy, contributing to both energy security and the environment sustainability. तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरे 20 क्वेश्चन. सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन. थैंक यू.